चलो कर देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नहीं ये इसमें हो जाएगा ना, तुमको थोड़ा सा बुक का आइडिया होता रहेगा ना, क्या किसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, इतना सही है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है ना, ये 2-3 दिन के अंदर करेंगे इस चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 1 अब पहले भी स्टार्ट करा था एक बार, लेकिन वो एक लेक्चर होके रह गया था, तो उसको थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेंगे उस समय क्या पढ़ा था, और इस चैप्टर को अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में किसके बारे में बता रखा है आपको? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि जैसे केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती है ना, और इक्वेशंस जो होती है अपन उसको किस तरह लिखते हैं, मतलब साइंस के अंदर अपन इक्वेशंस को किस तरह लिखनी चाहिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए अपन ने लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन लिया, और कार्बन को अगर अपन जलाते हैं, जलाने के लिए मतलब किससे रिएक्ट कराएंगे? O2 से। और मैंने बताया जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन आपको कोल में मिलता है, तो कोल को आपने क्या करा? जलाया, मतलब किससे रिएक्ट कराया? तो वहां पे हमें गैस मिलेगी, उस गैस का नाम क्या है यहाँ पे? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपन कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इसको क्यों बोले? क्योंकि दो चीजें यहाँ पे केमिकली कंबाइन हो रही है, और एक नई चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, इससे पहले हमें क्या होना चाहिए? थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। क्या? चेंज के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि अपन ने देखा अभी जो कार्बन था, ऑक्सीजन था, वो चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहाँ चेंज आ रहा है। मतलब हमें पता चल रहा है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। पर चेंज जो होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? चेंज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, और एक कौन सा चेंज होता है आपका? केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, देखना समझना। फिजिकल चेंज आपका वो चेंज होता है जिसमें चीजें कुछ नया फॉर्म नहीं होता, जो है बस वही रहता है, उसकी बस स्टेट चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, बाकी लेकिन जिस चीज से वो बना है उसके अंदर का केमिकल अब भी वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को आप पिघलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर को अपन गर्म करते हैं तो क्या बनती है? ठीक है, आइस जो है ये आपका सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये तीनों चीजें बन गई यहाँ पे। पर इसमें हमें समझ में आया कि अगर मैं आइस को देखूं, वाटर को देखूं, स्टीम को देखूं, इनमें अगर मैं पूछूं तुमको केमिकल कौन सा है, तो केमिकल तो इसमें वाटर ही है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? केमिकल क्या है इसके अंदर? H2O ही है। तो आपने देखा इसका केमिकल तीनों को देख लो, केमिकल तीनों में क्या है? सेम है। बस चेंज क्या हो रहा है इसके अंदर? स्टेट। वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से। तो आप क्या लिखते हैं फिजिकल में? हमें पता कैसे चलेगा फिजिकल है? बात ही होती है नो न्यू सब्सटेंस इज, कोई नई चीज यहां पे बनकर नहीं आती। लेकिन अगर कहीं पे नई चीज बनकर आ रही है तो आप उस चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं? केमिकल चेंज। जैसे अपन ने देखा, आप लेते हैं मान लीजिए कार्बन, कार्बन मैंने बताया कोल लिया आपने, कोल को अगर आप जला रहे हैं तो किससे रिएक्ट करा रहे हैं? और यहाँ पे कौन सी गैस बन गई? अब कोल को आपने जलाया, ऑक्सीजन। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो किसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है? ऑक्सीजन, वरना वो नहीं जलेगी। तो कोल को आपने यहाँ पे जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। कोल जो है वो कॉल किस उसके अंदर रहता है आपका? सॉलिड में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन जो है वो किस स्टेट में रहेगी? और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस स्टेट में रहेगा? गैस में। लेकिन यहाँ पे आप देखो, दो चीज़ों के मिलने से एक नई चीज़ बन रही है, और अगर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उस चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं अपन? तो आप इसमें लिखते हैं न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनकर आता है। तो बस इनमें मेन डिफरेंस यही है, इसमें नया कोई नया कुछ नहीं बनता, इसमें हमेशा नया बन के आता है सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेज को अपन फाड़ना चालू करते हैं, तो आप देख रहे हो उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन क्या कुछ नया बन रहा है उसमें? अब भी वो रहेगा तो क्या? पेज ही रहेगा। क्या उसके अंदर के केमिकल चेंज हो गए? नहीं चेंज हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, फाड़ते हैं, या किसी चीज़ पे कलर कर दिया,
तो कलर करने से क्या उस चीज़ का केमिकल चेंज हो गया अंदर का? अगर आप किसी पे कलर कर रहे हो तो क्यों होएगा? पर वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। आप जब उस पर कलर करते हो तो कलर रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ से, ठीक है? जैसे हाँ, अगर रिएक्ट करता है तब तो कौन सा चेंज हो जाएगा आपका? केमिकल। समझ जाओ, अगर रिएक्ट कर रहा है और कोई नई चीज़ बन रही है तब तो केमिकल। लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कौन सा चेंज है? और होता क्या है, ये जो केमिकल चेंज है, जब किसी चीज़ में कोई केमिकल चेंज देखने को मिलता है तो उसी को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड नॉन एज, और उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। समझ गया यहाँ तक? तो चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस में आप क्या करते हो, 2, 3, 4, 5 अलग अलग तरह की चीज़ों को मिक्स करते हो और क्या फॉर्म करते हो वहाँ पे? एक नई चीज़, कोई नया सब्सटेंस। नया सब्सटेंस जरूरी नहीं एक बने, दो नए सब्सटेंस बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, चार बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या आता है? चेंज आता है। और चेंज कैसा आता है कि पुरानी वाली चीज जो चीज़ है वैसी नहीं रहती, अब उसमें क्या आ चुका है? चेंज, और कुछ नया केमिकल हमको मिला है। चैप्टर का मीनिंग ये है यहाँ पे। बात ये है कि इसमें सेकंड चीज़ क्या दे रखी है आपको? इक्वेशंस। ये इक्वेशंस क्या होती है? तो अपन देखो, सबसे पहले चलो केमिकल रिएक्शन पढ़ा, जैसे आपकी बुक में स्टार्ट करते हो तो इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। जो दही होता है, दही जमाना, दही जमाना कैसा प्रोसेस होगा? एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ना? क्योंकि फिजिकल तो है ही नहीं उसमें कुछ ऐसा, भाई पूरा पहले। हाँ, दही और दूध में बहुत फर्क है, दोनों केमिकल्स क्या है? बिल्कुल अलग है। तो आप उस कहते हो कि वो केमिकल चेंज है, और तो हम कहेंगे कि दही जमाने का जो प्रोसेस है, दूध से दही बनाना, वो एक कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। इस तरह सेकंड दे रखा है, आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। आप कभी लोहे के तवे देखते हो, कढ़ाई देखते हो, उनके ऊपर देखा करो थोड़े टाइम बाद ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का वो लग जाता है, गंदी हो जाती है, वो जंग टाइप की लग जाती है उसके ऊपर। और जब हम, हाँ, जब मम्मियाँ दोबारा उसको काम में लेती है तो पहले उनको सही से क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, वो ब्राउन वाला पार्ट हटाना पड़ता है। वो ब्राउन वाला जो पार्ट लगा उसके ऊपर, वो क्या है? एक तरह की कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन कैसी है कि वहां पे क्या हुआ? जो आयरन था, क्या था? जो आयरन था वो रिएक्ट कर गया किसके साथ में? अब आप इसमें लिख दो, एक तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो हो गया वाटर, साथ में वो किससे रिएक्ट कर जाता है? ठीक है? और उसके ऊपर क्या जम जाती है? रस्ट लग जाती है। और वो जो रस्ट होती है, तो ये एक तरह का कौन सी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो आयरन होता है ना, उसके अंदर के केमिकल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है? कह रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर जो होते हैं सड़ जाना अंगूरों का। तो अंगूरों का सड़ जाना कौन सी रिएक्शन होगी? अब सोचो, अगर आप वो, अगर फिजिकल चेंज होता तब तो सड़े हुए अंगूरों को आप खा लो बाद तक। लेकिन नहीं, अगर कोई चीज़ सड़ रही है, कोई चीज़ खराब हो रही है, सब्जी खराब हो रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर के केमिकल्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। अगर अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? वो किस तरह की रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। फिर इसके अंदर कह रहा है फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना पचना। खाना पचना कैसी? खाना अगर आपका पच रहा है, कैसी रिएक्शन है वो वहाँ पे? केमिकल क्यों है? बता मुझे, वो बताएगी। अरे उसको बताने दे, मैंने कहा वो बताएगी। हाँ, एसिड है। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? लेकिन खाना जब आपका डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो वो आपके कैसा चेंज होगा वो? हालांकि उसमें दोनों चेंज देखने को मिलते हैं, खाने के अंदर फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, क्योंकि खाना आप खाते हो लेकिन उसको च्युइंग करते हो, तो आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिजिकल भी चेंज हुआ। लेकिन जब वो रिएक्ट उसमें पेट में जाता है, वहाँ रिएक्शंस होती है। नहीं, क्यों? जोड़ दे तो बन जाएंगे। अब जोड़ अपन हालांकि नहीं पाएंगे क्योंकि अपन ने उसको इतना चूरा कर दिया, पर जुड़ सकते हैं ना। अरे मैं जैसे कहा, क्या? हाँ, वेरी क्विक से जोड़ने का मतलब ये मत समझो कि आप उसको यहाँ पे कैसे जोड़ोगे। क्या वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल जोड़ना, बात वो है।
हमारे पास वो केमिकल नहीं है जो उनको जोड़ सके, लेकिन अगर होता तो जुड़ जाता ना वो। लेकिन हमारे पास ऐसा क्या, डाइजेशन की बात तो नहीं कर पाएंगे चेंज, क्योंकि डाइजेशन में तो केमिकल चेंज आ जाता है। केमिकल चेंज में अगर एक बार चीज़ बन गई तो वो फिर दोबारा पीछे वाली मिलना मुश्किल है। हाँ इरिवर्सिबल है। कुछ रिवर्सिबल भी होती है, कुछ होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही है। जैसे मैंने तुमको बताया, कोयले को अपन ने जलाया और कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या दोबारा गैस से कोयला बना सकते हो आप? नहीं बन पाएगा ना। आगे इसमें कह रहा है वी रेस्पायर, हम जो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो तो फिजिकल है, सांस लेना सांस छोड़ना तो। लेकिन जब वो अंदर जाके सेल के साथ रिएक्ट करती है, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसमें C6H12O6 + O2, याद आ रहा है, देता है एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बेटा मैं पीछे बिठा दूंगा। या तो बैठा क्यों, वहाँ बैठा था ना तू आराम से। फिर मत कहना चैप्टर हुआ नहीं, लाइफ प्रोसेस भी नहीं पढ़ाऊंगा, देखो ध्यान रखना। जैसी हरकतें चल रही है उसको मुकुल को ही पढ़ा दूंगा मैं। आगे देखिए, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है जो समझाना चाह रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। इसमें इसने क्या करा, ये बाजार से जाता है और बाजार से क्या लेकर आता है, कि मैग्नीशियम रिबन लेकर आता है। मैग्नीशियम रिबन, आप जाओ शॉप से, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया। अब मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। प्योर का प्योर का मतलब है कि अगर आप उसको लेकर आते हो रास्ते में, तो हो सकता है वो आसपास की जो एयर है उस एयर के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जैसे लोहे के, इसका आयरन का देखा ना, कि आयरन को अगर आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हो तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। पर इसमें तो हमको थोड़ा टाइम लगता है, 10 15 20 दिन लगते हैं। पर वो मैग्नीशियम रिबन तो इतना रिएक्टिव होता है कि आप घर तक लाओगे, उसमें क्या होगा, उसके ऊपर कुछ लेयर लग जाएगी। हाँ, तो वो बात यह है कि हम जो इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। आप जब मैग्नीशियम रिबन को लेने गए और आप जब उसको घर तक लेकर आओगे, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा रास्ते में, ऑक्सीजन गैस रहेगी, ऑक्सीजन। और जब तक घर पर आओगे तब तक वहां पे क्या बन जाएगा, एमजीओ बन जाएगा। अभी 2 MgO, ये 2 क्यों लगाया, ये सब सिखा दूंगा बैलेंस के अंदर। लेकिन बन गया वहां पे एमजीओ, आप कहोगे इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन गया। देखो, आप मार्केट से लेने गए थे ये मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन जब आप घर तक आए तो इसके ऊपर क्या जम गई, एक क्या जम गई, एक लेयर। ये जो लेयर है ये किसकी लेयर है, Mg। ये था प्योर मैग्नीशियम, घर तक लाए वो इस तरह हुई। अब आपको क्या करना था, ये जो एक्टिविटी इसमें शो करना था कि मैग्नीशियम के रिबन को हम जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस, वो कौन सी जो राख निकलती है वो क्या निकलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब आपको एक छोटी सी रिएक्शन करके दिखानी थी, कैसे, देखो करके क्या दिखाना है हमको, वो बता रहा हूँ। कि मैग्नीशियम को हमने जलाया और जलाने की वजह से वहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको इस एक्टिविटी में करके दिखाना था, ठीक है। और जब आपको ये करके दिखाना, तो आपने बताया देखो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो चीजें रिएक्ट करी और एक नई चीज बन गई, या वो करके दिखाना था। लेकिन हुआ क्या, इसको करने के चक्कर में जब आप बाजार गए और ये मैग्नीशियम लेने के लिए, तो जब बाजार से वापस आए तो रास्ते में उसका खुद का ही क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप चाहोगे कि मेरी जो रिएक्शन करूं मैं घर पे लाके, उसमें एक्चुअल में क्या मिलना चाहिए मुझे, मेरे पास मैग्नीशियम होना चाहिए। तो ऑक्साइड हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं एक लेकर आऊंगा सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या करूंगा, मैं इसको घिसना चालू करूंगा, रगड़ूंगा, रगड़ रगड़ के ऊपर का इसका जो एक्स्ट्रा ये बना लगा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हटा दिया। हटाते ही मुझे अंदर से बिल्कुल क्या मिल जाएगा, प्योर। मैंने अपनी इस रिएक्शन में इसको लगाया। अब मैग्नीशियम को कैसे लगाया मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको टोंग से पकड़ा, टोंग जानते हो सब, संडासी जिसको कहते हैं अपन, है ना। इससे इसको पकड़ा, पकड़ने के बाद में क्या, इसको जलाया। जलाने का मतलब है यहाँ पे किससे रिएक्ट करा रहा हूँ इसको, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं अपन। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, और क्या बना देगा, तो ये जो नीचे गिर रही है ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह की छोटी सी रिएक्शन है ये। हाँ आएगी, क्यों, अगर जो नहीं आएगा वो पढ़ाऊंगा ही नहीं ना। तो अगर आ रहा है तो मतलब अगर पढ़ा रहा हूँ तो आ रहा है ये, समझे बात को। वो इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है वो बता दूंगा, लेकिन आप इसमें समझो कि इस तरह की वो ऐश बन गई। जब आप इसको जलाते हो, तो जलाते वक्त क्या होता है,
यहाँ पे निकलती है फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम। कैसी फ्लेम होती है? डेजलिंग फ्लेम होती है, जो इसमें अगर आप देखोगे बुक में आपको आगे मिल जाएगा। ये देखो, डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, जैसे कभी आपने वो, हाँ, ये जो लोहे वोहे का काम करने वाले लोग होते हैं, वो चश्मा लगाते हैं, फिर फूलझड़ी जलती है, वेल्डिंग करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है उसमें जो फ्लेम निकली वो डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है। और आपने देखा जो नीचे पाउडर गिर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये जो पाउडर होता है ये कैसे कलर का होता है? और जब ये रिएक्शन होगी तो कैसी फ्लेम निकलेगी? आया समझ में? तो आपने एक रिएक्शन करी, इस रिएक्शन में क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जलाने में उस पर डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली, साथ में क्या निकला, व्हाइट पाउडर। जो व्हाइट पाउडर था वो क्या था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बेसिक सी रिएक्शन है, तो आपने एक पहला उसको करके बताया कि देखो इस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर उसने कहा नहीं मुझे एक और बता करके, तो आप कहोगे लो एक और एक्टिविटी पकड़ो। फिर एक्टिविटी समझो अब ये वाली। इस एक्टिविटी में उसने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, मतलब फ्लास्क ले लो या फिर मान लो एक गिलास ले लिया आपने कांच का, उसमें आपने एसिड डाल दिया। एसिड आपने जो डाला इसके अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला। कैसा एसिड डाला? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है आपका, H2SO4। बात यह है कि इसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब बात यह कि डाइल्यूट और क्या है डाइल्यूट, तो देखो दो तरह की चीजें होती है। इसको अलग पेज पे करा दो इस एक्टिविटी को। देखो कोई भी केमिकल होता है दो तरह का हो सकता है, एक तो डाइल्यूट होता है और एक कौन सा होता है, कंसनट्रेटेड। देखो फर्क क्या होता है, डाइल्यूट जो होता है उसमें पानी ज़्यादा रहता है। क्या रहता है ज़्यादा? मान लो आप खतरनाक सा एसिड लेकर आए, भयंकर एसिड है, अब आपने उसमें ना पानी डाल दिया, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, और डाल दिया और कम, ऐसा होगा। तो डाइल्यूट में क्या होता है, मोर मोर वाटर, पानी क्या रहता है उसमें ज़्यादा, इसकी वजह से उसकी पावर क्या हो जाती है, वो अभी बता दूंगा मैं। वो पानी में एसिड डालता है वो, हालांकि पानी के अंदर अपन एसिड डालते हैं धीरे धीरे, ठीक है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन वो एसिड बेस सॉल्ट में है, वो वहाँ बता दूंगा। अभी तो अपन इस चीज़ को समझ रहे हैं डाइल्यूट वाले को, ठीक है। और सेकंड क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड में क्या होता है, पानी का अमाउंट क्या रहता है, तो उसकी पावर क्या होती है, ये चीज़ आई समझ में, क्या लिखवाया। अगर आप एसिड रखा है और उस एसिड में मान लो मैं कह रहा हूँ पानी ज़्यादा मिला हुआ है, पानी क्या है उसमें, तो मैं कहूँगा वो एसिड कैसा है, डाइल्यूटेड है, मतलब उसकी एसिड की पावर ज़्यादा नहीं है। अगर वो आपके हाथ वाथ पे गिर गया तो आपके हाथ पे थोड़े से रैशेज वगैरह होके या थोड़ी जलन होके ही रह जाएगा काम। लेकिन अगर आपके हाथ पे कंसनट्रेटेड वाला एसिड गिरा जिसके अंदर पानी कम होता है और उसकी पावर क्या रहती है, ज़्यादा, तो हो सकता है कि स्किन वगैरह जल जाए और प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में क्या फ़र्क होता है। अब बात यह है कि हम अगर जैसे स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो स्कूल में टीचर्स को ध्यान रखना होता है कि बच्चों पे अगर एसिड गिर जाए तो नुकसान नहीं हो, इसलिए वो आपको हमेशा कौन सा एसिड पकड़, डाइल्यूट एसिड पकड़ाते हैं। तो आप क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड लिया, पर डाइल्यूट आपने कौन सा लिया यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका क्या होता है, H2SO4, ये आपने ले लिया। अब H2SO4 एक एसिड है और हमने क्या करा, इसके अंदर किसके टुकड़े डाल दिए, जिंक के। जिंक के टुकड़े करे छोटे छोटे छोटे, उसमें डाल दिए, है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें डाले। जैसे ही इस एसिड में मैंने जिंक के पीसेस को डाला, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में क्या निकला, ZnSO प्लस, अब H2 एक गैस निकली, ठीक है, क्या बना, ZnSO4 और अलग से क्या बन गया, H2। तो जो यहाँ पे लिक्विड सा रह जाएगा वो तो आपका क्या है, ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया। लेकिन H2 तो एक गैस है, गैस इसमें रुकेगी नहीं, तो अगर पानी के अंदर अगर गैस बनेगी तो बबल्स बनेंगे, वो बबल्स निकल के किधर की तरफ जाएंगे, अब वो गैस ऊपर जा रही है, हालांकि अब यहाँ से गैस ही जाएगी, बबल नहीं जा पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते कि नहीं बबल ही जाए, तो बबल के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ता, थोड़ा सोप डालना पड़ता, साबुन, पेस्ट नहीं, साबुन क्या होता है, साबुन में आपने देखा है ना वो
उड़ती है, खिलौना जो आता है वो। आपको इसमें वो थोड़ा सा डालना पड़ता ताकि वो जो गैस बनती है ना इसमें, वो किस तरह निकले, बबल्स की फॉर्म में। लेकिन हमको नहीं चाहिए कोई बबल वबल, हमको तो सिर्फ गैस निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, गैस निकलने लगी, हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम तो चाहते हैं टेस्ट करना कि कौन सी गैस है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके जो ऊपर वाला मुंह है वहाँ पे माचिस लगा देता हूँ ले जाके। जैसे ही माचिस लगाई तो हाँ, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके ऊपर आपने क्या करा, मैच स्टिक लगाई, तो मैच स्टिक लगाते ही वहाँ पे कैसा साउंड आ गया, पॉप साउंड। वह पट 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 इस तरह की आवाज़ आना चालू हुई। जैसी आवाज़ें आना आना चालू होती है, मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है यहाँ पे, ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पॉप साउंड क्रिएट करती है। हाँ, हर ऐसे जैसे अपन ने हाइड्रोजन का टेस्ट करा ना, कि भाई हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या लगा दी वहाँ पे, माचिस, ऐसे हर गैस का टेस्ट होता है। और अपन जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे चलेंगे, हाँ नहीं साउंड अलग नहीं आता, कुछ गैसेस को पानी में चेक करा जाता है, कुछ को काई में चेक करा जाता है, कुछ को कैसे चेक करा जाता है, कुछ को स्मेल से चेक करा जाता है। तो ऐसे अलग अलग गैसेस जो होती है उनको अलग अलग टेस्ट होता है। हाइड्रोजन का टेस्ट सिंपल है कि आप उसके पास माचिस लगाओ तो कैसा साउंड क्रिएट होता है, पॉप साउंड क्रिएट होता है। तो हमने बता दिया कि ले सेकंड रिएक्शन पकड़। अब तो देखो केमिकल रिएक्शन समझ में आई, उसने कह दिया हाँ अब तो आ गया समझ में, ठीक है। तो उसने जब समझा तो बुक वाले ने समझ के क्या बताया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें स्टेट में क्या आता है, चेंज आता है। बेटे मुकुल पढ़ ले, ये नहीं पड़ेगा। स्टेट में क्या आता है उसके, चेंज आता है। स्टेट में चेंज कैसे, कि हो सकता है केमिकल रिएक्शन में कोई सॉलिड है तो कहीं में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड हो तो, जैसे अपन ने देखा था अभी पहले मैग्नीशियम रिबन जो था, उसकी मैग्नीशियम रिबन चेंज हुआ वहाँ पे। मैग्नीशियम रिबन चेंज कैसे हुआ, उसमें ऑक्सीजन थी पहले, ऑक्सीजन किस फॉर्म में थी, गैस की फॉर्म में थी, लेकिन बाद में वो MgO बन रही है, तो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है वो। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है, तो आ सकता है कलर के अंदर भी चेंज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें गैस भी निकल सकती है, निकली हाइड्रोजन गैस। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप दो चीज़ें मिक्स करो और अचानक से वहाँ पे हीट बन जाए। हाँ, अब उस तरह की रिएक्शन भी अपन पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एनर्जी हीट बन गई भयंकर वाली, उसको पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। लेकिन यहाँ तक बेसिक आ गया आपको समझ में, तो ये कर लेना इसमें। चैप्टर में आगे देखो अगला टॉपिक क्या दे रखा है, ये केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब अपन केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन स्पेशल पूछता नहीं है, वो बस ये बताता है, जैसे जो चैप्टर का नाम था उसको वो कंफर्म बता रहा है कि आपको देखो चैप्टर का नाम मैंने क्या रखा, केमिकल रिएक्शंस। तो बोले हमने दो एक्टिविटी करके समझ ली, फिर आगे क्या नाम है चैप्टर का, एंड इक्वेशंस। तो वो कहता है कि आप इक्वेशन को भी समझो कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन ये होती है कि मैंने आपको कहा कि हमने कोल लिया, कोयला लिया जो कि कार्बन होता है, और मैंने उसको जला दिया, ऑक्सीजन में रिएक्ट करा दिया, और मेरे पास कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब या तो मैं इतनी बड़ी बात को क्या करूँ, इंग्लिश में लिखना चालू करूँ, है ना, कि मैंने कोयला लिया, उसको मैंने जलाया, जलाने के इससे रिएक्ट कराया, ये वो पन्ना भर जाएगा पूरा। लेकिन इसने कहा कि आप उसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और वो जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या करती है कि जो भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो आप उसको कितना सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, वो चीज़ आपको इक्वेशन प्रोवाइड कराती है। इक्वेशन क्या कहती है, कहती है कि जो आप चीज़ें ले रहे हो उन चीज़ों को क्या नाम दे दो, रिएक्टेंट, और जो आपके पास बनकर आ रहा है उसे क्या नाम दे दो, प्रोडक्ट। इक्वेशन कहती है कि हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप बीच में एरो लगा दो कि इस चीज़ से वो चीज़ बन रही है। फिर ये आपको साथ में कहती है कि रिएक्टेंट में आपने जो जो चीज़ें ली, अगर वो अलग अलग है तो उनको किस से आप शो कर सकते हो, प्लस से, कि प्लस में क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ। समझे बात को। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड हुआ, और वो कहती है कि प्रोडक्ट में जो बन रहा है उसको आप लिख दो MgO, और कुछ एक्स्ट्रा बन जाए तो आप प्लस लगा के और लिख दो। प्लस जो होता है बीच में, अगर प्लस साइन आ रहा है तो वो शो करता है कि ये और उधर वाली चीज़ें अलग अलग है, एक जैसी नहीं है ना, ये अलग अलग है। लेकिन अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो मतलब ये सब कुछ साथ में है, एक पूरा कंपाउंड है ये। Mg+O2 आपने MgO लिख दिया, प्लस एरो समझ में आ गया। साथ में आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन आपको ये भी सहूलियत देती है कि आप अगर यहाँ पे बीच में लिखते हो S, तो ये दिखाएगा सॉलिड। अगर आप यहाँ पे लिखते हो G, ये दिखाता है गैस। यहाँ पे वो चूरा था, राश थी, वो
सॉरी एच थी, तो एच किसके अंदर हो गई वो, सॉलिड के अंदर। आ रहे समझ में? गैस हो गया, सॉलिड हो गया, कोई चीज लिक्विड में आ सकती है, जैसे अभी अपन ने वो H2SO4 में लिया था। H2SO4 किस में था, लिक्विड में था, और इसमें अपन ने जिंक डाला था, फिर क्या बना वहां पे, अभी H2 जो थी गैस थी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो ZnSO4 बन रहा है, अब ZnSO4 आप इसको एक्वस लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, बात होती है कि एक्वस होता कैसा है। एक्वस होता है कि जो लिक्विड गाढ़ा होता है अगर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्वस कह देते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। गाढ़ा लिक्विड जो होता है उसको आप एक्वस कह देते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है जिसको ना तो सॉलिड कह सकते हैं ना बिल्कुल लिक्विड कह सकते हैं। जेली जैसा कुछ भी, अगर जेली भी आती है तो आप उसको एक्वस में डाल दोगे। हाँ, तो एक्वस जो है वो इस तरह का है, इसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या सॉल्यूशन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा और भी चीज़ें गाढ़ी सी दिखती है उसके अंदर, है ना, सिर्फ लिक्विड ही नहीं दिख रहा बिल्कुल पतला सा। तो इस तरह की रिएक्शन हो गई इसमें। इधर वाला साइड कौन सा हो गया आपका, रिएक्टेंट, और उधर वाला क्या हो गया आपका। आगे यहाँ तक समझ में? अब एक रिएक्शन में आप क्या बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि अगर आपने रिएक्शन कराने के लिए हीट दी है, तो उस हीट को आप कहाँ पे शो कर सकते हो, एरो के ऊपर ट्रायंगल बना के, ठीक है। क्या बना के, तो अपन ने इसमें दी थी, आप ट्रायंगल बना दो। हीट गर्म करा था ना, उसको टोंग से पकड़ के आपने हीट बना दिया। आप उसमें और क्या चीज़ें बता सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर आपने मान लो इसको हीट दी है, तो इस साइड में दी है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें मैंने दो चीज़ें मिक्स करी, दोनों ठंडी थी, मिक्स करी और मिक्स होती गर्म हो गई। गर्म होने का मतलब उनमें से क्या निकलने लग गई, हीट। क्या आपने हीट दी उसको, आपने रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन किस में मिलने लग गई आपको। तो आपको अगर कभी ऐसा मिले तो आप प्लस करके क्या लिख सकते हैं, एग्जिट हो रही है ना इसमें, तो एंडो वो एक्सोथर्मिक हो गई है। लेकिन अभी इस वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो एक रिएक्शन आपको बहुत सारी चीज़ें करने को बताती है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा ज़्यादा इससे रिलेटेड कुछ, पर आपको बस ये बेसिक सा पता होना चाहिए कि एक रिएक्शन के अंदर आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। ये बस इसमें इस वाले टॉपिक में ही बता रखा है। और अपन को कोई अगर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, मान लो इसके ऊपर कुछ नीचे लिखा हुआ मिल जाए, तो अपन वहाँ समझ लेंगे। अभी बेसिक सी बातें क्या, एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक ये बीच में प्लस क्यों आता है, एक ये एरो क्या शो करता है, और ये ऊपर हीट का साइन। और अगर हीट निकल रही है तो आप इधर की तरफ लिख सकते हो, हीट अगर आप दे रहे हो तो आप इसके ऊपर लगा दो। नहीं, डेजलिंग तो इस समय करते टाइम ही निकली। अब जो नीचे प्रोडक्ट ये गिरा हुआ है ऐश, इस ऐश के साथ में ऐसा नहीं, हीट और भी है, निकली नहीं इसमें से हीट, हम दे रहे हैं इसको हीट। आगे यहाँ तक समझ में? अगला टॉपिक देखो, सबसे मेन टॉपिक इसका, दिए थे है ना। हाँ, अब यार कटवा ही दूँ, इसके बाद ही नहीं हुआ था, फिर लास्ट ये टॉपिक होके रह गया था, है ना। कोई नहीं, कर लो इसको भी कंप्लीट दो एक बार दोबारा से। हाँ, इसको भी देख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हालांकि पहले करवा चुका, लेकिन दोबारा एक बार देख लो। जिस बच्चे को नहीं आया हो या जो नया बच्चा है वो देख लो, क्योंकि इससे कंफर्म है आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बोर्ड के अंदर मिले या ना मिले, पर अब स्कूल में जितने भी टेस्ट होंगे कंफर्म है उसमें आपको एक ना एक क्या देखने को मिलेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि इसको आप बैलेंस करो। जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हो, तो जैसे अपन मान लो बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो बैलेंस्ड ही दे रखी है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्या दे रखा है आपको, Fe प्लस, समझे। इसको छोड़ दे बेटा, ये नहीं पड़ेगा, ये बस कहेगा कि मेरे को लाइव प्रोसेस पढ़ा दो, और जो पढ़ेगा नहीं, तू 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 ही करवा रहा है, तू उस क्या देख रहा है फिर वो कर रहा है तो, इधर क्यों नहीं देख रहा, मैं भी तो लिख रहा हूँ, वो भी लिख रहा है।
नहीं नहीं, बैलेंस नहीं करनी, समझो पहले, आती हुई ज़्यादातर बच्चों को तो। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या करना होता है हमें, ये क्यों बैलेंस करनी होती है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि एक लॉ चलता है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक तरह का क्या है, लॉ है, नियम है, कि भाई मास जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है कि जो मास आपका पहले है वही मास आपको कहाँ मिलेगा, बाद में। जितने एटम्स आपने पहले लिए हैं उतने ही एटम्स कहाँ मिलेंगे, जितने मॉलिक्यूल इधर हैं। मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल छोड़ा तो एटम लेवल पे आ जाओ, जितने एटम्स इधर लिए हैं ना आपने, उतने एटम्स इधर मिलेंगे। आपने एफ का एक एटम लिया, हाइड्रोजन के दो लिए, ऑक्सीजन का एक लिया, तो उतने ही काम मिलने चाहिए थे। पर इधर आप देख रहे हो एफ के तो कितने हैं यहाँ पे, और उधर तो वन ही है। तो आपको दिख रहा है ये सही नहीं है, हमको इसको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। दोनों तरफ मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि दोनों तरफ के एटम्स को मैं क्या कर दूं, बराबर करूं, इक्वल करूं। तो चीजें क्या याद रखनी है, सबसे पहले आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करो, इधर जो जो एटम्स है उनको लिखो। जैसे इधर एक कौन सा एटम दे रखा है, Fe आयरन, ठीक है। एक क्या दे रखा है एटम, हाइड्रोजन। एक एटम क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। ऐसे आप उधर लिखो, क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन लिखो। फिर क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। आ रहे समझ में, पहली चीज आ गई। सेकंड देखिए, आयरन जो है कितने इधर, हाइड्रोजन कितने हैं? अब देखो हाइड्रोजन के जो नीचे लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन का नंबर है, कितने हैं। अब ऑक्सीजन के नीचे नंबर है क्या कोई, इधर आयरन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं। हाँ हाँ पता है मेरे को, देखो आती है, आती है, वो दो तीन बच्चों को सबको आती है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ लो। तो ये तो एफ ही देखो यहाँ पे वन है, उधर कितने हैं। आपको एफ ही बैलेंस करना है सबसे पहले, कि आयरन के जितने आइटम इधर है उतने ही उधर मिले। तो इधर अगर आप 3 करना चाहते हो, इधर देख, अगर आप इधर 3 करना चाहते हो तो कैसे करोगे 3, आप इस आयरन के आगे क्या लगा दोगे, 3 लगा दो। ध्यान रखना, जब हम बैलेंस करेंगे तो उसमें अगर हम एटम को बढ़ाते हैं तो हमेशा हम कहाँ लिखेंगे उसको, आगे, कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे, हमेशा आगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इसको देखो एफ को आगे 3 लगाया, तो इससे एफ कितना हो गया आपका यहाँ पे, समझे पहली चीज, एफ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन उधर 4 है, इधर 1 है। अब आप इधर भी 4 करना चाहोगे, इधर देखो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मैंने बताया कि उसके आगे ही लगा सकते हैं। अब मैं अब बीच में तो 4 लगा नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूरा 7 है, तो मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा 4, इस जगह पे। अब इधर जैसे ही मैं 4 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में चेंज आया, कैसे, 4 आगे 2 यहाँ पे। तो इसको इससे हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, 4 2 जा कितना हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर नीचे वाले। तो आप क्या हो गए, हाइड ऑक्सीजन चेंज करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर भी कितना कर दूंगा हाइड्रोजन को, इधर 8 है उधर भी कितना करूंगा। अब उसको 8 करने के लिए क्या करूं, भाई मैं उसके आगे 8 लिख दूंगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो मैं 8 नहीं ना लिख कर क्या लिखूंगा, ताकि 4 2 जा क्या हो जाए। जब देखता हूँ मैं सब कुछ बराबर हुआ तो मेरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप कोई भी इक्वेशन को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। बस ये याद रखें, स्टार्टिंग में आप इस तरह से लिख कर चले, लेकिन थोड़े टाइम बाद करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हो। लेकिन वो आते हैं सब प्रैक्टिस से, तो वो तो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हम एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी मैं एक आपको वर्कशीट दूंगा, हाँ ग्रुप पे एक वर्कशीट डाल रखिए, दोबारा उसको रिसेंड कर दूंगा, आप उसको क्या करना, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। चलो इधर ही कर लेते हैं, नीचे इधर की तरफ। कोई है क्या पिछली बार प्री, कोई पहले करा हुआ, मोबाइल में तो है अभी लिखी हुई किसी कॉपी बुक में। अरे वो बुक में करोगे ना, इतना बड़ा प्रोसेस है, ये ऐसे बता रखा है, समझा रखा है इसने। हाँ हाँ हर स्टेप बता रखी, तो आप इस पे ज़्यादा लफड़े में पढ़ना मत, आप बस सॉल्व कर देना जैसे अपन ने अभी करी इसको।
फिर तो अपन यहाँ पे आते हैं। इजी चैप्टर है, फुल मार्क्स का चैप्टर ही है। इसमें भी अगर कोई बच्चा मार्क्स गवा के आ रहा है तो फिर बेवकूफ़ है वो। एक कोई इतना ही है, हाँ 4। एक कोई सी भी रिएक्शन दे दे मेरे को, कोई अच्छी सी दे दे। लिख लेता हूँ ना, इसमें लिख रखी है। अच्छा बैलेंस नीचे ना, ठीक है। कर स्टार्ट। देखो पहला क्या होता है, सबसे पहले नीचे लिखो कितने कितने आइटम है, क्या क्या चालू करो स्टार्टिंग। क्या दिख रहा है पहला? Na, सोडियम दिखा हमें। सेकंड क्या दिख रहा है? फॉस्फोरस दिख रहा है। पोटेशियम तो के होता है ना बेटे, चलो कोई नहीं। फिर ऑक्सीजन दिख रहा है, आपने लिखा O। फिर आपको दिख रहा है के, फिर दिख रहा है O तो लिख दिए। फिर क्या बच रहा है? ठीक है, इधर देखो Na, फिर उधर P है क्या? ऑक्सीजन, के, H। अरे समझ में कैसे लिखा? भाई जो चीज़ें इधर है वो मैंने यहाँ लिख दी, जो चीज़ें उधर है वो वहाँ लिख दी। ये ध्यान रखना, स्मॉल लेटर के साथ में अगर शॉर्ट लेटर आ रहा है तो मतलब ये एक है, पूरा एक एटम है ये तो पता है सोडियम है जैसे ये। तो आपने ऐसे सारा लिख दिया, और हमें भी इतना सा आइडिया है जो एटम इधर होंगे वही तो उधर मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं इधर सोडियम है उधर नहीं है, गायब हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसा नहीं होगा, जो है उधर ऐसे करके छाप दो। अब बताओ सोडियम कितने हैं यहाँ पे? सोडियम एक ही दिख रहा है मुझे, इधर भी नहीं है, मतलब इस साइड में पूरे में सोडियम एक है। ये पी कितने हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस कितने हैं? एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो ऑक्सीजन 4, और ये रहा एक। अरे एक तो ये रहा और एक ये रहा, यहाँ 4 है वहाँ एक है, 4 और एक कितना हो गया? तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। हाइड्रो, फिर के पे आ जाओ, के कितने हैं यहाँ पे? और लास्ट क्या बच रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? सिंपल है, ऐसे उधर लिखो। सोडियम कितना दिख रहा है? 1। पी कितना दिख रहा है? देखो पी कितना है ये, इसके नीचे कुछ है क्या? तो फिर 4 क्यों कह रहे हो? अरे पी कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन एक ये रहा, 4 वो रहे। के कितना है यहाँ पे नीचे देखो? हाइड्रोजन कितना है? पूरे में एक ही दिख रहा है। आ गया तक समझ में? जिस बच्चे को नहीं आया बताओ कि मुझे ये नहीं आया। अब देखो Na बैलेंस्ड है, 1 1 है। P बैलेंस्ड है, 1 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कौन नहीं है यहाँ पे? के। वो कह रहा है उधर 3 है इधर 1 है, तो उधर अगर 3 है तो मुझे इधर भी कितने करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे? फोकस रख बेटे, कोई इतना खतरनाक टॉपिक नहीं चल रहा ये। इधर दिख रहा नहीं है? थोड़ा सा नकुल, थोड़ा सा वैसा हो जा, झुक के देख ले एक बार ये वाला, फिर इधर ही लिख लूंगा आपसे मैं। उसको बहाना मिल रहा है थोड़ा सा, समझ। अब तो समझ में आ रहा है ये कितना दिख रहा है, उधर कितने हैं? कितने करूँ इधर? कैसे? इसके इधर 3 लगा दूँ, इधर लगा दूँ, उधर लगा दूँ, इस पे लगा दूँ, वहां लिख दूँ, पानी में डाल दूँ? सही है। ये कितने हुए? अब देख तूने के चेंज करा ना, तो उससे फर्क क्या पड़ गया कि पीछे की सारी लाइन चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन में कितने हो गए? अगर 3 आगे लिखा हुआ ना, इसका मतलब सबके साथ है, सबके साथ यहाँ तक, उधर आगे तक नहीं, बस ये पूरा जो है इसके साथ है ये 3। अब देख के साथ 3 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? पर 3 तो ये रहे और 4 ये रहे,
तो मैं कहूँ इधर बता टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और ये 4 कितने हो गए। तो तू क्या करेगी, इसको चेंज करके कितना लिख देगी, 7। फिर देख हाइड्रोजन कितने हैं तेरे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो 3 है। अब क्या हुआ, इसको चेंज करने के चक्कर में तेरा ऑक्सीजन चेंज हो गया, तेरा हाइड्रोजन चेंज हो गया। तो हाइड्रोजन को सही कर ले पहले, हाइड्रोजन इधर 3 उधर भी 3 करने पड़ेंगे। अब इधर हाइड्रोजन 3 कैसे करें, अरे इधर हाइड्रोजन 3 कैसे करूं, इसके आगे 3 लगा दूं, पर यहाँ बीच में लगा सकता हूँ क्या, तो यहाँ लगा सकता हूँ। अब हाइड्रोजन तो तेरे 3 हो गए, पर दिक्कत ये हो गई Na भी कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, पर ऑक्सीजन 3 तो यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ठीक है। अब अब दिक्कत फिर से क्या आ गई कि इधर Na 1 है और उधर 3 है, करो इसको भी चेंज। अब Na को 3 कैसे करें, सही बात है। अब Na हो गया 3, P कितना हो गया, ये अच्छी रिएक्शन है ये एक्चुअल में। ये वैसा है ना कि बच्चे को ऐसी रिएक्शन करते लगता है बस मेरे को आती है। हाँ स्टेप वाइज चलोगे अगर, बस यही सिखा दिए है। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 4 3 जा 12, 12 और 3, अब देखो, अब P को चेंज करो, P इधर 3 है उधर कितने हैं 1, उसको 3 करने के लिए क्या करोगे, इस P को 3 करने के लिए क्या करोगे, P कितने हो गए 3, और K कितने हो गए 3 3 जा। ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12, 12 और 3, अब कौन रह गया, फिर इधर इसको, ये क्या मैंने कुछ नोट सही नहीं करा कि इसमें, चेक करना एक बार, आंसर नहीं तुम रिएक्शन चेक कर एक बार, नहीं ऊपर जो रिएक्शन NaPO4 KOH NaOH K3O4 K3PO4, क्वेश्चन गलत है क्या ये, क्योंकि अब मैं K को चेंज करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे 9 लगाना पड़ेगा। अब मैं K देख K 9 हो गया, और ऑक्सीजन चेंज हो गया 9 और 12, हो भी सकता है मैं मन से दिया हूँ इनको। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, गलती होगी ना, ये तूने नोट सही नहीं कर रखा देख, ये देख ये 2 नहीं दिख रखा यहाँ पे, तो 2 लिखना है इसमें, इसमें 2 आएगा। अरे 2 मैं सही कर रहा हूँ इसको, अब अभी लिखा है मैंने, जस्ट अभी लिखा है, ये गलती हो रही है अपने यहाँ से, इस वजह से ये नहीं हुआ आंसर। दोबारा दोबारा छोड़ो, मतलब अपना जो मोटिव था कि इस तरह से चलना है अपन को, वो बात है कि इक्वेशन ही गलत ले ली, नोट वोट ही गलत कर रखी तू है। चलो अच्छा हुआ ना, ये थोड़ा सा सीखने को मिला। इधर देख, क्या देख रही है उसमें, बेटा ये फोन वोन अलाउ नहीं होंगे ना वहाँ पेपर में, पेपर की भी स्नैप ले ली, ये वहाँ कमरे की स्नैप ले ली, टीचर घूम रहा है स्नैप, हाँ वहाँ पे नहीं चलेंगे स्नैप वगैरह। क्या टाइम हुआ, 2 मिनट बची है, एक रिएक्शन दे दे मेरे को उसमें फिर। अब कल ही चैप्टर क्या है वैसे चालू हो जाएगा जहाँ से तुमने नहीं करा, और ट्राई करेंगे अपन, अगर कल 2 घंटे की क्लास मिलती है तो कल ही कर दूंगा।
1 घंटे की मिली तो फिर कल और मंडे को हो जाएगा। एक रिएक्शन देख लो और। ये ले बेटे, इसके चक्करों में मत पड़ तू, मैं तो समझा रहा हूँ। इनकी दुकान वुकान है, वो संभाल लेगा ये। तूने पढ़ा था कि चैप्टर ये पहले मेरे से? तो ध्यान दे ले, तो ध्यान दे ले फिर भी। देखो एक रिएक्शन इस तरह की आ सकती है, लास्ट टाइप है ये। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, तो इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग निकला? ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि अगर टू ब्रैकेट के बाहर है तो टू ओ के साथ भी है और टू एच के साथ भी है। अब इसको क्या अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे लिखूं टू ओ टू एच टू, इसलिए किसने क्या करा? हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोड़ो। आप तो ये ध्यान रखो, अगर ऐसा है तो कितने हैं यहाँ पे? ये टू है, वो चीज़ नहीं है वैसा, है ना? आप तो चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा? टीबी। फिर आपने लिखा ऑक्सीजन। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे? और इधर हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे क्या लिया आपने? Cl ले लिया। एक मिनट रुक जा, टीबी होता है लेड होता है ना। O हो गया आपके यहाँ पे ऑक्सीजन, H हो गया हाइड्रोजन, और ये Cl हो गया क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। अब देखो पीवी कितना है यहाँ पे, इधर देख के बताते रहना। ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 ये रहा, 1 ये रहा। Cl कितना है? जब भी लिखो इधर उधर देखो दोनों को। पीवी कितना है? ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। मुझे ही पता है। पीवी बैलेंस्ड है। किसको देखते हैं? ऑक्सीजन। इधर 2 है उधर 1 है। उधर कितना कर दूंगा मैं? इधर 2 लगा दूं। 2 कैसे लगेगा? इसके आगे 2 लग जाएगा। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन चेंज हो गया। 2 2 जा। अब उधर 3 है, अब उसको मेरे को 4 करना पड़ेगा। 4 कैसे होएगा? जो 2 तो यहाँ पे है, और इधर भी कितने कर दूं मैं, ताकि 2 और 2 कितने हो जाएंगे? तो 2 करने के लिए 2 लगा दूं आगे। पर फिर दिक्कत हो गई, Cl। अब Cl को क्या करोगे? देखो इधर सी। तो स्कूल में या बोर्ड में अगर हो आता है तो इस तरह की सिंपल रिएक्शन आती है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आएगा जैसे पहले आ गया था। बहुत वाला क्वेश्चन फंस गया था। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, अगर स्कूल वालों ने, अगर मान लो बोर्ड वालों ने वैसा दे दिया जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, गलती कर दी लिखने में, तो तुम इतना सॉल्व करोगे, तुम्हारे को नहीं आएगा, छोड़ दो उसको, वो तुमको बोनस के मार्क दे देंगे। हाँ, अगर तुम अटेम्प्ट ही नहीं करोगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो बैठना। आ गया तक समझ में? कल चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कल उसको कंप्लीट करें। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।